नमस्कार दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका आशा शर्मा द्वारा लिखित कहानी आजकल की लड़कियां। आशा शर्मा का नाम हिंदी साहित्य में किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक जाना माना नाम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपका अभिप्राय कहानी के बारे में कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ सुना आपने? वो अपने मिश्रा जी है ना, उनकी बहू घर छोड़कर चली गई। ऑफिस से घर आते ही रमा ने चाय के साथ पति योगेश को यह सनसनीखेज खबर भी परोस दी। कौन से मिश्रा जी? वो जो पिछली गली में रहते हैं, जिनके हम गए थे शादी में, वो? लेकिन उस शादी को तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? योगेश ने चाय के घूंट के साथ खबर को भी गटकने की कोशिश की, लेकिन खबर थी कि गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। हाँ हाँ, वही। बहू कहती है ससुराल में उसे घुटन होती है। ये आजकल की लड़कियां भी ना, उन्हें ससुराल में घुटन होती है। रिश्तों को तो कुछ समझती ही नहीं, मानो रिश्ते न हुए, नए फैशन के कपड़े हुए, इधर जरा सा अनफिट हुए, टाइट हुए, उधर अलमारी से बाहर। एक हम थे जो कपड़ों को फटने तक रफू कर कर के पहनते रहते थे, वैसे ही रिश्तों को भी लाख गिले शिकवों के बावजूद निभाते रहते। रमा ने अपने जमाने को याद करके ठंडी सांस ली। लेकिन तुम्ही ने तो एक बार बताया था कि मिश्रा जी अपनी बहू को एकदम बेटी की तरह रखते हैं। न खाने पीने में पाबंदी, न घूमने फिरने में रोक टोक, यहाँ तक कि अपनी बिटिया की तरह ही बहू को भी लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने की छूट दे रखी है। फिर भला बहू को क्या घुटन हो गई, क्या परेशानी हो गई? वही तो, मिश्रा जी ने पहले तो जरूरत से ज्यादा लाड़ करके उसे सिर पर चढ़ा लिया, और देखो अब वही लाड़ उनके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। इन बहुओं की लगाम तो कसकर ही रखनी चाहिए, जैसे हमारे जमाने में रखी जाती थी। क्या मजाल की मुंह से चों भी निकल जाए। रमा ने अपना समय याद किया। तो तुम भी कहाँ खुश थी मेरी माँ से? हर वक्त रोना ही रहता था तुम्हारी जबान पर। योगेश ने उसके ख्यालों के फूले हुए गुब्बारों को ताने की पिन चुभोकर फुस कर दिया। बस बस रहने दो, तुम्हारी माँ थी ही हिटलर की कार्बन कॉपी, उन्हें तो हमेशा मुझ में कमियां ही नजर आती थी। कहते हुए रमा ने चाय के बर्तन उठाए और बड़बड़ाते हुए रसोई की तरफ चल दी। योगेश ने मुस्कुराते हुए टीवी चलाया और न्यूज देखने में व्यस्त हो गया। मिश्रा पुराण पर एक बारगी तो विराम लग गया। अरे रमा, सुना तुमने? वो अपनी किटी एडमिन कांता है ना, उसकी बेटी अपने पति को छोड़कर मायके वापस आ गई है। दूसरे दिन शाम को पार्क में पड़ोसिन शिल्पी ने उसे रोककर चटपटे अंदाज में उसके कान में यह ब्रेकिंग न्यूज दी, तो रमा के दिमाग में एक बार फिर से मिश्रा जी की बहू घूम गई। क्या बात कर रही हो? उसने तो लव मैरिज की थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ? रमा ने आश्चर्य से आंखें बड़े करके पूछा। अरे कुछ मत पूछो, ये आजकल की लड़कियां भी ना जाने किस दुनिया में रहती हैं। कहती है मुझसे गलती हो गई, शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं। अरे ये भी कोई तर्क हुआ भला? शिल्पी ने हाथों के साथ साथ आंखें भी नचाई। अब क्या बताए, ये तो आजकल घर घर की कहानी हो गई है। बहुओं को ज्यादा छूट दो तो उनके पर निकल आते हैं, कस कर रखो तो उन्हें घुटन होने लगती है। सहनशीलता का तो नाम ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। शादी की पहली सालगिरह से पहले ही बेटियां मायके आ जाती है और बहुएं ससुराल छोड़ जाती है। पता नहीं कहाँ जाएगी ये 21वीं सदी। कहते हुए रमा ने बात खत्म की और घर लौट आई। कहने को तो रमा ने बात खत्म कर दी थी, लेकिन क्या सचमुच सिर्फ बात को खत्म कर देने भर से ही मुद्दा भी खत्म हो जाता है? नहीं ना। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब घर में खुद अपनी ही जवान औलाद हो। रमा रास्ते भर अपने बेटे प्रथम के चेहरे को याद करके उसी के बारे में सोचती जा रही थी। उसकी उम्र भी तो विवाह के लायक हो गई है। सीधे सरल स्वभाव का प्रथम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके अब एमएनसी में आकर्षक पैकेज पर नौकरी कर रहा है।
बेंगलुरु में उसने अपना फ्लैट लेकर अब अकेला रहने लगा है। घर का इकलौता बेटा है। देखने में भी किसी फिल्मी हीरो सा डार्क, टॉल, हैंडसम है। क्या ये सब खूबियां किसी की पसंद बनने के लिए काफी नहीं है? लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि मेरी होने वाली बहू प्रथम के साथ निभाव कर ही लेगी? रमा के विचार थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनिए, हम प्रथम की शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे या फिर प्रथम की? एक रात रमा ने योगेश से पूछा। तुम बिना रमा, बिना सिर पैर की बातें करती हो। अरे भाई, आजकल बच्चों की शादी की जाती है, उन पर थोपी थोड़े ना जाती है। सीधी सी बात है, यदि प्रथम ने किसी को पसंद करके रखा है तो फिर वही हमारी भी पसंद बन जाएगी। तुम तो बस उसके मन की थाह ले लो। योगेश ने अपना मत स्पष्ट कर दिया। सुनकर रमा को यह राहत मिली कि कम से कम इस मुद्दे पर तो घर में कोई बवाल नहीं मचेगा। प्रथम, तुम्हारी मौसी ने 2-3 लड़कियों के बायोडेटा भेजे हैं, तुम्हें व्हाट्सएप कर दूं? एक दिन रमा ने बेटे का दिल टटोलने की मंशा से कहा। अरे माँ, तुम मेरी पसंद तब से जानती हो जब मैं खुद भी नहीं जानता था। तुमसे बेहतर चुनाव मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तुम्हें जो ठीक लगे करो, प्रथम ने स्पष्ट कह दिया। उसके इस जवाब से ये तो साफ था कि वह अरेंज मैरिज चाहता है। रमा के दिल से एक बड़ा बोझ उतरा, लेकिन अब दूसरा बोझ सवार हो गया। कहीं मेरी पसंद की लड़की प्रथम की पसंद न बन सकी तब? कहीं मुझसे लड़की को पहचानने में चूक हो गई तब? फोटो, बायोडाटा और एक दो मुलाकातों में आप किसी को जान ही कितना पाते हो? और अगर कुछ अनचाहा हुआ तो प्रथम तो सारा दोष मुझ पर डालकर जिंदगी भरी मुझे कोसता रहेगा। तो फिर कैसे चुनी जाए सर्वगुण संपन्न बहू जो पति प्रिया भी हो? रमा फिर से अपने विचारों में उलझ गई। हर सवाल के जवाब गूगल बाबा के पास मिल ही जाते हैं, क्यों ना मैं भी उनकी मदद लूं? रमा ने सोचा और अगले दिन गूगल पर सर्च करने बैठ गई। अच्छी बहू की तलाश कैसे करें? रमा ने गूगल सर्च पर टाइप किया और एक क्लिक के साथ ही खुद कुछ सजी धजी भारतीय पहनावे वाली खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों के साथ कई सारी वेबसाइट्स के लिंक्स भी स्क्रीन पर आ गए, जिनमें लिखा था कि अच्छी बहू में क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी बहू कैसे बना जाए, बहू को सांचे में कैसे ढाला जाए, सास बहू में कैसे तालमेल हो, आदि आदि। गूगल ने तो दिमाग में घालमेल कर दिया। नेट पर अच्छी बहू खंगालते खंगालते रमा का सिर चकराने लगा, लेकिन जो रिजल्ट वो चाह रही थी वो उसे फिर भी न मिला। अब तो रमा और भी ज्यादा दुविधा में फंस गई। क्यों न किसी अनुभवी से सलाह ले ली जाए। ये सोचकर उसने अपनी दूर की ननद माया को फोन लगाया। हेलो, कहो भाभी, कैसी हो? प्रथम के लिए कोई लड़की वड़की देखी क्या? माया ने फोन उठाते ही पूछा। अरे कहाँ दीदी, लड़कियां तो बहुत है, लेकिन अपने घर परिवार में सेट होने वाली लड़की, उसको आप आखिर हम कैसे पहचाने? कहीं हीरे के फेर में पत्थर उठा लिया तो? रमा ने अपनी उलझन उसके सामने रख दी। अरे भाभी, पराई जाई लड़कियों को तो हमें ही अपने मन मुताबिक ढालना पड़ता है। जरा सा कस कर रखो, फिर देखो कैसे सिर झुकाए आगे पीछे घूमती है। माया ने अपने अनुभव से दावा किया। लेकिन ज्यादा कसने से अगर कहीं लड़की बिदक गई तब? माया की बातें सुनकर रमा भी सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी मौसेरी बहन विमला को फोन लगाया। अरे विमला दीदी, कैसी हो आप? रमा ने प्यार से पूछा। बस ठीक हूँ, तुम कहो, प्रथम के बारे में क्या प्रोग्रेस है? कोई रिश्ता पसंद आया? विमला को जिज्ञासा हो उठी थी। देख रहे हैं, आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ ना। रमा ने उन्हें टटोला। अरे रमा, लड़कियां तो मिल ही जाएंगी, लेकिन एक बात गांठ बांध के रख लेना, बहू पर ज्यादा पाबंदी मत लगाना। खुट्टे से बंधे हुए तो जानवर भी नहीं रहते, फिर वो तो जीती जागती एक इंसान होगी। बस अपनी बेटी की तरह ही रखना, विमला ने उसे सलाह दी। विमला की बात सुनते ही रमा के दिमाग में मिश्रा जी की बहू का किस्सा घूम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बहू को छोड़ देना अधिक उचित है या उसे थोड़ी सी पाबंदी लगाकर अपने हिसाब से ढालना चाहिए। सब कुछ जलेबी की तरह गोल गोल उलझा हुआ था। शाम होते होते उसका दिमाग चक्कर हो गया। एक तो पक्की उम्र में ब्याह, ऊपर से पढ़ी लिखी होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी, न झुकने को तैयार न सहने को।
आजकल की लड़कियों के दिमाग भी ना जाने कौन से आसमान में रहते हैं। अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। रमा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रथम के लिए किस तरह की लड़की तलाश करे, कामकाजी या घरेलू, व्यावसायिक डिग्री वाली या सिर्फ उच्च शिक्षित। ये तो बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा कठिन मामला है। मामला क्या, काम क्या, इसे तो मिशन कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। खैर, जब प्रथम की शादी की बात नाते रिश्तेदारों में वायरल हुई तो हर रोज कहीं ना कहीं से लड़कियों के फोटो और बायोडेटा आने लगे। हर शाम पहले रमा उन्हें देखती परखती, फिर रमा की चुनी हुई लिस्ट पर योगेश की सहमति की मुहर लगती और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए सारा डाटा प्रथम को भेज दिया जाता। महीनों की कवायद के बाद आखिर सर्वसम्मति से सलोनी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। 5 फुट 4 इंच लंबी, रंग गोरा, काले घने बाल और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी सलोनी, जैसा नाम वैसा गुण, एक ही नजर में सबको पसंद आ गई। ऊपर से एमटेक की डिग्री सोने पर सुहागा। जिसने सुना उसी ने प्रथम को उत्तम चयन के लिए बधाई दी। रमा भी खुश थी, लेकिन एक डर अभी भी उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। डर यह था कि कहीं सलोनी भी सोने की परत चढ़ा हुआ पीतल तो नहीं है। आखिर यह भी आज के जमाने की ही लड़की है ना, क्या शादी को निभा लेगी? सगाई के 4 महीने बाद शादी होना तय हुआ। इन 4 महीनों में रमा ने चाहे कपड़े हो या गहने, शादी का जोड़ा हो या हनीमून डेस्टिनेशन, सब कुछ सलोनी की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही फाइनल किया। रमा सभी के अनुभव से सबक लेते हुए बहुत ही सेफ साइड पर चल रही थी। धूमधाम से शादी हो गई। कुछ रमा को तो कुछ सलोनी को हिदायतें नसीहतें देते देते मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली होने लगा। प्रथम और सलोनी अपने हनीमून से भी लौट आए, तब तक तो घर पूरा खाली हो चुका था। बस रमा और योगेश रह गए थे घर में। दोनों ही खुश लग रहे थे, संतुष्ट लग रहे थे। रमा ने चैन की सांस ली। चलो, यहाँ तक तो सब कुछ किसी सुंदर सपने सा ही चल रहा था। हकीकत से सामना होना तो अभी बाकी था। शादी के बाद प्रथम और सलोनी का बेंगलोर जाना तो तय ही था। रमा पैकिंग में उनकी मदद कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि अभी चाहती थी कि अभी कुछ दिन और सलोनी का लाड़ कर ले, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आसपास के उदाहरण देखते हुए रमा कोई रिस्क लेना चाहती नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी बात से सलोनी का मूड खराब हो और उसे प्रथम से अपने शादी के फैसले पर पछतावा हो। लो, अब मैडम की नई जिद सुनो। कहती है कि मम्मी जी के साथ रहना है। अरे भाई, जब मम्मी के साथ ही रहना था तो इस बंदे से शादी की क्यों? प्रथम ने डाइनिंग टेबल पर सलोनी को छेड़ा तो रमा आश्चर्य से सलोनी की तरफ देखने लगी। योगेश ने भी चौंक कर देखा। पता नहीं वहां जाकर कौन सा तीरिया चरित्र दिखाएगी। रमा आशंकित हो गई। उसने बेंगलोर जाने में बहुत आनाकानी की, लेकिन बहुमत कहो या बहुमत, उसकी एक न चली और चारों सदस्य मिलकर बेंगलोर आ गए। पढ़ाई के सिलसिले में कभी हॉस्टल तो कभी पीजी में रही सलोनी को घर में रहने के तौर तरीके नहीं आते थे। पूरा घर हॉस्टल की तरह ही बिखरा रहता था। घर का बुरा हाल देखकर रमा को बहुत कोफ्त होती थी। बाकी घर तो रमा सहेज लेती थी, लेकिन सलोनी की चीजों को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इस बात से डरती वह, और वह बहू को कुछ बोल नहीं पाती थी कि कहीं उसे बुरा न लग जाए और वह ससुराल छोड़कर मायके जाने के ना सोचने लगे। साफ सफाई की तो छोड़िए, रसोई में भी सलोनी दक्ष नहीं थी। शौक कहो या मजबूरी, आए दिन उसे बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने की आदत थी। सो यहाँ भी रोज बाहर से खाना आने लगा। उफ, यह रोज रोज का बाहर का खाना पेट और जेब दोनों का भट्टा बिठा देगा। लेकिन सलोनी की समझ में आए तब ना, मैंने कुछ कह दिया तो खाम का बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये सोचकर रमा ने चुप्पी साध ली। रमा सलोनी से मन ही मन भयभीत सी रहती थी। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होते हुए भी एक अनजानी सी दूरी उसने अपने दोनों के बीच में बना रखी थी। सहमी सहमी से रमा ने खुद को एक खोल में बंद करके अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच ली थी।
रमा ने खुद को तो एडजस्ट कर लिया था, लेकिन पेट तो आखिर पेट ही था। अधिक सहन नहीं कर पाया और एक दिन योगेश की तबीयत खराब हो ही गई। क्या रमा, तुम भी बहू के आते ही फिल्मों वाली सास बन गई क्या? एकदम आलसी हो गई हो। अरे भाई, जरा रसोई में भी झांक लिया करो। ये रोज रोज का मैदा मिर्च मसाला मेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर रहा अब। बाहर का खाते खाते मुझे होटल की सी फील आने लगी है। अब कुछ घर वाली फीलिंग आने दो, योगेश ने मजाकिया लहजे में कहा। अगर सलोनी को बुरा लग गया तो? कहीं वो घर छोड़कर चली गई तो? जानते हो ना, आजकल की लड़कियां कुछ भी टॉलरेट नहीं करती। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं किसी भी का बात का सबब नहीं बनना चाहती। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। अपने घर चलकर सब तुम्हारे हिसाब से बना दिया करूंगी। बर्दाश्त न हो तो कुछ दिन एसिडिटी या हाजमे की दवाई ले लो ना। योगेश को समझाती रमा कमरे से बाहर निकल गई। तभी वह प्रथम के कमरे से आती सलोनी की आवाज सुनकर ठिठक गई। सलोनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे समझने की कोशिश करो, इस तरह तो यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। ये माहौल ज्यादा दिन रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सलोनी हालांकि बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन रमा का तो रोम रोम कान बना हुआ था। सलोनी की बातें सुनकर उसे चक्कर से आने लगे। वह वहीं लॉबी में कुर्सी पकड़कर बैठ गई। उनके परिवार की हंसी उड़ाते नाते रिश्तेदार, चटखारे लेते पड़ोसी, उदास नर्वस सा प्रथम, मुंह छिपाते योगेश, रमा और भी न जाने कितनी ही तस्वीरें उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। नहीं नहीं, वह इस तरह की स्थिति नहीं आने देगी। अपने परिवार की इज्जत और प्रथम की आने वाली जिंदगी के लिए वो सलोनी के पांव पकड़ लेगी, लेकिन उसे यह घर छोड़कर नहीं जाने देगी। रमा ने निश्चय कर लिया और किसी तरह उठकर सलोनी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सलोनी बिटिया, मैं तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं। तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी भी हमने नहीं लगाई। देखो, अगर फिर भी तुम्हें मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो प्लीज तुम प्रथम को कोई सजा मत देना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम जैसे चाहो वैसे रहो, लेकिन घर छोड़कर जाने की बात मत सोचना। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ? रमा सलोनी के आगे गिड़गिड़ाकर बोलने लगी। सलोनी हतप्रभ सी उसे देखती जा रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, फिर अचानक उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ चला गया और उसे अपनी माँ से होने वाली बातचीत याद आ गई। सारा माजरा समझ में आते ही सलोनी की हंसी छूट गई। वह खिलखिलाते हुए रमा के गले में बाहें डालकर झूल गई। ओ माँ, आप कितनी क्यूट हो। अब तक मुझसे इसीलिए सिर्फ दूरी बनाई हुई थी कि कहीं मुझे कुछ बुरा ना लग जाए, और मैं नासमझ इसे आपका एटीट्यूड समझ रही थी। माँ, यह सच है कि हम आजकल की लड़कियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक है। ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करती, तो किसी पर ज्यादती करती भी नहीं। परिवार में रहना हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। शायद आपने भी आजकल की लड़कियों को ठीक से नहीं समझा, लेकिन इतना पढ़ लिख कर आखिर में भी मैं तो बॉर्डम ही रही, है ना? मैं भी आपको कहाँ समझ पाई। सलोनी ने प्यार से रमा के गाल खींच लिए। लो कर लो बात। भाई, ये तो गजब ही हो गया। सास अपनी बहू से डर रही थी और बहू अपने सास से। अरे रमा रानी, रिश्तों के समीकरण गणित की तरह नहीं होते कि दो और दो हमेशा चार ही होंगे। यहाँ दो और दो 22 भी तो हो सकते हैं। जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से यह भी तो जरूरी नहीं कि जो सबके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो। समझी तुम? यह कहकर योगेश ने ठहाका लगाया। जी पापा, आप एकदम सही कह रहे हैं। चलिए, आज हम सब आपकी पसंद की सब्जियां लेकर आते हैं। यह तो यूट्यूब पर कुछ भी बनाना सीखा जा सकता है, लेकिन जो रेसिपी माँ के हाथ की हो, उसका भला किसी से क्या मुकाबला। माँ, मुझे भी खाना बनाना सीखना है। आप सिखाओगी ना? सलोनी ने रमा के गले में फिर से बाहें डाल दी। क्यों नहीं, जरूर, कहते हुए रमा ने उसके गाल थपथपा दिए और मुस्कुराने लगी। इस मुस्कुराहट में डर की परछाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो मित्रों, अभी आपने सुनी सुप्रतिष्ठित कथा लेखिका आशा शर्मा द्वारा लिखित कहानी आजकल की लड़कियां। मिलती हूँ दोबारा जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।